नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल कॉमर्स बियॉन्ड बुक्स में। कल दोस्तों हम लोगों ने इनकम टैक्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ा, टैक्सेशन के बारे में जाना, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में देखा और हल्का सा कंसेप्ट हमने देखा जो कि एक इनकम टैक्स के स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए, जो था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। आज हम इसकी लॉ की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे इंपैक्ट डालता है किसी आदमी की अर्निंग पर। तो फर्स्ट, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 3 में दी हुई है। मींस प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, यानी प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर। अब व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? Financial year is the year which begins from 1st April and ends on 31st March of every year। हर साल 1st अप्रैल को शुरू होगा और कब खत्म होगा? 31st मार्च को। This is called financial year। तो previous year means the financial year immediately preceding the assessment year। Income earned in the previous year is taxable and assessed in the next year। यानी जिस साल हम इनकम कमाएंगे उस ईयर को क्या कहेंगे? प्रीवियस ईयर। और जिस साल पे टैक्स जमा करेंगे वो कहेगा असेसमेंट ईयर। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज नोन एज प्रीवियस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच इनकम इज टैक्स्ड इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। इसको हम ऐसे समझते हैं, 2019-20 which starts from 1st April 2019 and ends on 31st March 2020. This is assessment year, यानी in which an assessee have to pay tax। अब किस इनकम पर? इससे पहले साल की इनकम पर, यानी इसके पहले का साल हमारा क्या होगा? 2018-19 जो स्टार्ट होगा 1st अप्रैल 2018 को और एंड होगा 31st मार्च 2019 को। दिस इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। एनी प्रीवियस ईयर मे बी द असेसमेंट ईयर, यानी कोई भी प्रीवियस ईयर है वो किसी ना किसी साल का असेसमेंट ईयर जरूर होगा। यानी अगर हम कहें 2017-18 ये अगर प्रीवियस ईयर है तो ये किस साल का असेसमेंट ईयर होगा? 2016-17 का। 2016-17 का प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2015-16। अब बात आती है, हमने बात की 12 मंथ्स की कि भाई 1st अप्रैल से स्टार्ट होगा 31st तक, मार्च तक चलेगा। लेकिन अगर किसी ने कोई न्यू सेटअप करा है बिजनेस का, मान लीजिए किसी ने बिजनेस सेटअप करा 1st अक्टूबर को, तो उसका पहला प्रीवियस ईयर कब से कब तक का माना जाएगा? 1st अक्टूबर से लेकर 31st मार्च। अगर किसी ने सर बिजनेस के अलावा और कोई काम स्टार्ट करा, किसी ने जॉब अपनी स्टार्ट करी 1st जनवरी को, तो भी उसका प्रीवियस ईयर कब से कब तक का माना जाएगा? 1st जनवरी टू 31st मार्च। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। अब व्हाट इज द असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन हमको दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में। असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स commencing on 1st April and ends on 31st March. Income of previous year is assessed and taxable in the immediately following assessment year। यानी बात वही आ गई 2018-19 की इनकम असेस्ड की जाएगी 2019-20 में। यानी जो भी इनकम हम अर्न 2018-19 में करेंगे उस पर वी हैव टू पे टैक्स इन 1920। देन 1920 इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर एंड 18-19 इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। और नेक्स्ट ईयर के लिए 2020-21 के लिए 2020-21 इज कॉल्ड assessment year and 1920 is called
प्रीवियस ईयर। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अब कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ द जर्नल रूल। हमने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का जर्नल रूल क्या पढ़ा कि इनकम ऑफ ए प्रीवियस ईयर इज असेस्ड एंड टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर। यानी हम एक साल में इनकम अर्न करेंगे और उसके नेक्स्ट ईयर में उस पर टैक्स देंगे। दिस इज जर्नल रूल ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। बट देयर आर 5 एक्सेप्शंस ऑफ द रूल। कितने एक्सेप्शंस हैं? 5 एक्सेप्शंस हैं। ये पंजा आपको बहुत जगह याद रखना है, बहुत जगह काम आएगा ये। तो पहला एक्सेप्शन क्या है? इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट ऑफ ए शिपिंग बिजनेस। यानी अगर कोई आदमी शिपिंग बिजनेस कर रहा है, वो भी नॉन रेजिडेंट, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में रेजिडेंट स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, अनिवासी है कोई, वो शिपिंग का बिजनेस कर रहा है, समुद्री जहाज द्वारा व्यापार कर रहा है, तो उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम पे उसी साल टैक्स चार्जेबल होगा। यानी उसका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक होगा। सेकेंड एक्सेप्शन, इनकम ऑफ ए पर्सन हु इज लिविंग इंडिया परमानेंटली और ए लॉन्ग पीरियड। यानी कोई आदमी है, वो हमेशा के लिए उसने कहा जी अब इंडिया में मैं बहुत रह लिया, अब इंडिया के बाहर काम करूंगा, परमानेंटली छोड़ के जा रहा हूं देश, और या भैया 5 साल 10 साल के लिए जा रहा हूं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहेगा? भैया तू अपना पहले पूरा टैक्स दे जा, तू इस साल का पहले टैक्स निपटा जा, उसके बाद तेरा जहां मन है वहां चले जा। तो अगर ऐसा कोई आदमी है, उसका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक होगा। थर्ड एक्सेप्शन, इनकम ऑफ ए बिजनेस पार्टनरशिप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। यानी अगर हम कोई बिजनेस बहुत कम टाइम के लिए करते हैं, हमने कहा जी 2 महीने के लिए कोई बिजनेस करते हैं, उसके बाद पार्टनरशिप खत्म, तुम अपनी जगह हम अपनी जगह, यानी हम उस चीजों की बात कर रहे हैं जो चीजें बाद में है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो उसका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक बना दिया जाता है। फोर्थ वन इज इनकम ऑफ ए डिसकंटिन्यूड बिजनेस। आप 2 साल से बिजनेस करते आ रहे हैं और आपने अचानक से वो बिजनेस परमानेंटली बंद करना चाह रहे हो। आपने कहा जी हम तो बिजनेस बंद कर रहे हैं, बिजनेस करने के बाद कुछ और करेंगे, हमारा बिजनेस में मन नहीं लगता। तो क्या होगा? तो भी आपका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर एक होगा। एंड 5 इज प्रॉपर्टी सोल्ड फॉर टैक्स इवेजन। ये टैक्स इवेजन क्या है? टैक्स इवेजन मींस टैक्स की चोरी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टैक्स इवेजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी स्टूडेंट के लिए, और 100% इसका थ्योरी में क्वेश्चन आता है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी सोल्ड फॉर टैक्स इवेजन, अगर कोई कर अपवंचना, हिंदी में भी सुन लो इसे क्या कहते हैं, कर अपवंचना की वजह से अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड कर रहा है, तो उसका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होगा। और इसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई उनसे आगे कोई उम्मीद नहीं है कि वो असेसमेंट ईयर में टैक्स दे पाए कि ना दे पाए, इसलिए उनका ईयर सेम कर दो। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। दोस्तों आज एक छोटा सा टॉपिक और कवर करते हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, और खासकर जहां ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछती हैं, तो उसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं वो आते हैं फ्रॉम कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम आज हम कवर करते हैं। कैजुअल इनकम, ये कैजुअल इनकम क्या होती है? तो देखिए इसके नाम में लिखा है कैजुअल। कैजुअल मीन्स आकस्मिक, ऐसी इनकम जो अचानक या बिना आशा के हमको प्राप्त हो जाए। यानी कोई भी एनी इनकम विच इज रिसीव्ड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कोई हमें उम्मीद नहीं थी, कोई पता नहीं था कि ये इनकम भी मिलेगी और अचानक से हमको मिल जाए, इसे कहते हैं कैजुअल इनकम। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको किसी का पर्स पड़ा मिल गया, ये क्या है? कैजुअल इनकम। आप रास्ते में जा रहे थे, आपने देखा था कोई बच्चा रोड पे रो रहा है, आप उसे रोड पे उठा के आप पुलिस स्टेशन छोड़ा है, बाद में मालूम चला कि उसके ऊपर तो 50,000 रुपए का इनाम था। ये क्या है? कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम मींस जो कभी कभी होती है, अचानक से होती है, रिकरिंग नेचर की नहीं है, नॉन रिकरिंग नेचर की है। तो इनकम है तो टैक्सेबल भी होगी। किस हेड में टैक्सेबल होगी?
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सबसे खतरनाक हेड है दोस्तों कि भाई जो इनकम कहीं भी टैक्सेबल नहीं हुई ऊपर के 4 हेड में, वो कहां आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। क्या क्या एग्जांपल होते हैं इसके? लॉटरी, भैया आपकी लॉटरी लग गई, आपने लॉटरी खरीदी और लॉटरी लग गई, ये क्या है? कैजुअल इनकम। क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस कोर्स, आप रेस में पैसा लगाते हैं, हर बार थोड़ी जीतेंगे, कभी कभी जीतेंगे, ये क्या है? कैजुअल इनकम। गैम्बलिंग, आप जुआ खेलते हैं, बैटिंग, आप शर्त लगाते हैं, ये सब क्या है? कैजुअल इनकम। आजकल दोस्तों एक बहुत अच्छा कल्चर चल रहा है गेम शो का। हम लोग गेम शो में पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग केबीसी में पार्टिसिपेट करते हैं, और सपोज हमारा वहां सिलेक्शन हो जाता है और हमारा कुछ इनाम निकलता है उसके अंदर। ये इनाम किस हेड में टैक्सेबल होगा? कैजुअल इनकम। तो यह है कैजुअल इनकम मींस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एनी इनकम रिसीव्ड इज कॉल्ड कैजुअल इनकम। अब कैजुअल इनकम के कुछ प्रोविजंस होते हैं, 2 खास प्रोविजन होते हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे से देखना है। नंबर फर्स्ट प्रोविजन क्या है? एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल। एनी एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल। आपकी 2 लाख रुपए की लॉटरी निकली, आपने कहा सर मैं 1,50,000 रुपए के तो मैं इसमें टिकट खेल दिए, मेरा तो टैक्स 50,000 रुपए लगना चाहिए। नहीं, कैजुअल इनकम के रिलेशन में कोई भी एक्सपेंसेस डिडक्टेबल नहीं होगा। और अपार्ट फ्रॉम कैजुअल इनकम, यानी अगर हम किसी और इनकम की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप 2 लाख रुपए का सामान खरीद के लाए और उसे 2.5 लाख का बेचा, इसमें आपका 20,000 खर्चा हुआ, तो ये 20,000 क्या होगा? डिडक्टेबल होगा। लेकिन अगर कैजुअल इनकम की कोई बात है तो उसके रिलेशन में कोई भी एक्सपेंसेस डिडक्टेबल नहीं होगा। यानी यू हैव टू पे ऑन फुल अमाउंट ऑफ कैजुअल इनकम विच यू अर्न, यानी जितना आपने अर्न करा है। और सेकंड प्रोविजन क्या है हमारा? टीडीएस कंडीशंस will be apply। अब ये TDS क्या है? TDS is tax deduction at source। यहां हम इसका हल्का सा ओवरव्यू देंगे, लेकिन एक नेक्स्ट वीडियो में आपको TDS का पूरा टॉपिक मैं समझाऊंगा। TDS मींस सपोज आपका केबीसी में इनाम निकला 2 लाख रुपए, तो क्या आपको पूरा 2 लाख रुपए का इनाम दे दिया जाएगा? नहीं, इसमें यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब ये उस केबीसी वालों की जिम्मेदारी है कि ये टैक्स का अमाउंट आपकी इनकम में से काट के आपको दें। तो ये इनकम जो वो टैक्स सोर्स पे ही काट ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। चाहे हमारी लॉटरी निकले तो जितना भी उस पर टैक्स बनेगा, जैसे हम आज की बात करें, आज का रेट है 30%, यानी अगर 1 लाख रुपए की किसी की लॉटरी निकली तो लॉटरी वाले 30,000 रुपए काट के 70,000 रुपए हमको पेमेंट करेंगे। हमने किसी गेम शो में पार्ट लिया और इनाम जीता तो ऑटोमेटिकली उस पर टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो आज हम क्या क्या समझे दोस्तों इस वीडियो में? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट और कैजुअल इनकम का कंसेप्ट, जो आपके बहुत काम आने वाला है। बस आप लगातार चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।